डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी आए एक बार, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये जो नए नए अनुसंधान हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते रहते हैं। और ये जो मैंने आपको अभी बताया था ना, ये आई ग्रीट, ईयर ग्रीट, ये जो नए नए अवतार औषधियों के आई ग्रीट, इनको खोजते रहते हैं और अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से ड्रग डिस्कवरी का पूरा एनिमल ट्रायल, पहले सेल लाइन ट्रायल से लेकर के इन विवो, इन विट्रो, फिर ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म फॉलो करके विश्व में पहली बार जो WHO से लेकर के पूरे डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम पतंजलि ने करके दिखाया अलग अलग बीमारियों के संदर्भ में। जो लीवर डिजीज़ को रिवर्स करने की बात है, लिवर ट्रांसप्लांट को, किडनी ट्रांसप्लांट को अवॉइड करने की बात है, लंग ट्रांसप्लांट को अवॉइड करने की बात है, हार्ट डिजीज़ रिवर्स की बात है, या ब्लड कैंसर से लेकर के तमाम तरह के कैंसर को साइंटिफिक एविडेंस के साथ, बहुत वक्त लगा इनको, 5 साल तक तो रास्ता ही नहीं दिखा कि रिसर्च शुरू किधर से करें। तो फिर हमने बताया चलो रास्ता हम बता देते हैं, आगे मंजिल तुम आगे बढ़ाओ। तो पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज और हम लोग जो हमें ईश्वर प्रेरणा देता है उसके अनुरूप इनको रास्ता एक बार बता देते हैं। फिर हमारे साइंटिस्ट बड़े मजबूत हैं, इन्होंने बड़े बड़े विश्व कीर्तिमान बनाए हैं। 3000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से ज़्यादा बड़े रिसर्च पेपर उन रिसर्च जर्नल्स में छपवाए हैं जो कभी आयुर्वेद को मानते ही नहीं थे। सौ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता, ब्लड कैंसर ठीक हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लिवर फाइब्रोसिस, फैटी लिवर रिवर्स हो जाए, ये तो हमने सुना ही नहीं। बोले नहीं सुना तो फिर डेटा देख लो। बोले नहीं, इसको फिर वो क्रॉस चेक करवाते थे, ऐसे करो, ये प्रोटोकॉल फॉलो करो, ये प्रोटोकॉल फॉलो करो। इसलिए 500 रिसर्च पेपर छापने के लिए कितने हजार रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़े, 3000 से ज्यादा। एक रिसर्च को पूरा करने के लिए सैकड़ों एंगल से उस रिसर्च को पूरा करना पड़ता है, ये काम किया है। तो आपको जो भी हम यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, थेरापियाँ देते हैं, एक थेरापी ऐसी है जिसके ऊपर अभी ऐसे देखो 2 तरह की रिसर्च है, एक है मेटेरियलिस्टिक रिसर्च, एक है स्पिरिचुअल रिसर्च। वो स्पिरिचुअल रिसर्च तो अभी एनर्जी के लेवल पर ही चल रहा है। जैसे हम आपको मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उससे बहुतों का डिप्रेशन ठीक हो जाता है, बीपी नॉर्मल आ जाता है, हार्ट बीट नॉर्मल आ जाते हैं। 150-200 आ रहे थे और वो बोली जी अब तो मैं नॉर्मल हो गया। उस दिन के बाद मेरी हार्ट बीट बढ़ी ही नहीं, मेरा बीपी बढ़ा ही नहीं, नींद अच्छी आने लगी, मेरे तो डिप्रेशन की गोलियां बंद हो गई, मैं तो एकदम रिलैक्स हो गया। ये कैसे हुआ? ये तुम्हारे विश्वास से हुआ है। बाकी सारे योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान, सारे मेडिसिन, यज्ञ, सारी थेरापियाँ, उनका सबका साइंटिफिक वैलिडेशन किया है, उसके बाद हम आपको उपचार देते हैं। ऐसे नहीं, कुछ तो गांव से बेचारे नए नए आते हैं, बोले जी यहाँ पता ही नहीं लगता, कोई आता आंख में कुछ डाल जाता है, कोई आता है कान में कुछ डाल देता है, कोई आता है गले में कुछ डाल देता है, कुछ बांध देता है, कुछ लपेट देता है, कुछ पेट पर कुछ कर देता है, कोई पीठ पे कुछ कर देता है, कोई इधर तेल डाल रहा है, कुछ उधर तेल डाल रहा है, ऊपर से डाले तो समझ भाई नीचे से भी डाल रहा है। एक राजस्थान की मैया आ गई, उसको बोले तेरे पीछे से कुछ डालेंगे। बोले छोरी यो काम मत करियो। बोले मैया ये उपचार है यहाँ। बोले ये क्या उपचार हुआ, नीचे से कुछ डालने की चीज होती है। तो यहाँ जो गांव के लोग जिन्होंने कभी थेरापी नहीं करा रही, वो भी आकर के थेरापी करा रहे और स्वस्थ हो रहे। उनको भी पता लग रहा है ये पंचकर्मा षटकर्मा क्या है, ये बस्ती क्या है, ये रक्त मोक्षण, वात मोक्षण क्या है, सब चीजें बड़ी जबरदस्त चीजें। तो डॉक्टर अनुराग जी अब आप बताओ। ओम स्वामी जी प्रणाम, आपके चरणों में मेरा सादर अभिवादन। आज हम बात करेंगे पेनक्रियाटिस के बारे में और जो हमारी नई औषधि है पेंकोग्रिड के बारे में। स्वामी जी इसके आज थोड़ा देखेंगे। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज की सूजन,
कोलाइटिस आंतों की सूजन, आर्थराइटिस हड्डियों में मांसपेशियों में सूजन, ब्रोंकाइटिस फेफड़ों में सूजन, हेपेटाइटिस लीवर में सूजन, सोराइसिस स्किन में सूजन, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। वो इन्फ्लेमेशन है अंदर का, और वो कैसे दूर होता है, ये एक एक चीज को सब ठीक है, सारी चीजें जो अभी मैंने बोला उसका आज पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म बता रहे हैं। पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म में फिजियोलॉजी के लेवल पर, एनाटॉमी के लेवल पर, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर क्या चेंज आते हैं वो सब बताते हैं। हाँ सर, आज हम बात करेंगे हर्बल मेडिसिन फॉर पेनक्रियाटिस, और ये होता क्या है। हम ये देखेंगे जो पेनक्रियाज हमारा ऑर्गन है वो हमारे पेट के थोड़ा ऊपर ही होता है, स्टमक के थोड़ा ऊपर होता है, और इसको आजकल सब लोग जानते हैं जिन्हें डायबिटीज़ होती है कि इससे इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, और वो जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करके रखता है। पर अब इस ऑर्गन में अगर थोड़ी सी सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, ये लाल रंग का हो जाए, तो उसकी वजह से और टाइप की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और वो पेनक्रियाटिस है। जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि जहाँ हम आइटिस लगा देते हैं वहाँ इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो ये इन्फ्लेमेशन है। इसके अंदर स्वामी जी 3 अलग टाइप की सेल्स होती हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर हर एक ऑर्गन की, तो उसमें अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। नेचर ने बहुत स्मार्टली सबको बनाया हुआ है। तो कुछ सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं एसिनर सेल्स, जो अलग अलग टाइप के एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिनसे हमारा खाना पचता है। तो ये जो हमारा गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियास है, दोनों मिलके एक टाइप का जूस बनाते हैं जो हमारा खाना पचाने में हेल्प करता है। वो सब एंजाइम्स, वो सब जूस के कंपोनेंट एसिनर सेल से निकलते हैं। फिर होते हैं डक्टल सेल्स जो उस पूरे जूस को एक पाइप के थ्रू लेके जाते हैं, एक डक्ट के थ्रू लेके जाते हैं, और उस डक्ट की जो लाइनिंग है वो हमारे डक्टल सेल्स हैं। और जो तीसरे हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं अच्छे से, जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स हैं, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होते हैं, जो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। तो समझिए पूरा हमारा जो पेनक्रियाज है इसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर बड़ा क्लियर है। ये वाला काम ये सेल करेंगे, ये वाला काम ये सेल करेंगे, ये वाला काम ये सेल करेंगे, और ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो पेनक्रियाज को बहुत ही स्मार्ट ऑर्गन बनाती है। बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है सिस्टम अंदर का ना, बाहर बहुत अव्यवस्थाएं चलती हैं, परमात्मा के विधान में कोई अव्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल स्वामी जी। तो ये अगर इन तीनों सेल टाइप के जो अपने फंक्शंस अगर वो खराब होने शुरू हो जाएं तो अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं। तो अगर एंडोक्राइन सिस्टम की सेल्स खराब हो जाएं तो स्वामी जी डायबिटीज़ हो जाता है, और बाकी टाइप की जो ये 2 सेल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो तो पेनक्रियाटिस हो जाता है, और वो एक अलग टाइप की बीमारी है, और उसे संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी स्वामी जी ये देखें तो एलोपैथिक वर्ड में, सिंथेटिक वर्ड में इसके लिए कोई दवा नहीं है। इनफैक्ट आयुर्वेद में भी देखें स्वामी जी, शायद पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के अलावा और किसी ने इस पर ऐसा काम किया ही नहीं है। और जैसे कि आपने आचार्य श्री ने हमें इंड्यूस किया था, हमें बताया था कि हम किस तरह से इस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा अनमेट मेडिकल नीड है जहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कत है पर ट्रीटमेंट बेनिफिट किसी के पास नहीं होते। पेनक्रियाटिस के स्वामी जी 90% पेशेंट हैं, डॉक्टर्स उनको थोड़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा देके बोलते हैं कि आप आराम करो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि स्वामी जी इसका जो प्राइमरी कारण है वो तो या तो गॉल ब्लैडर का स्टोन है या फिर अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं स्वामी जी, उन्हें दिक्कत ऐसी आती है। बहुत ज़्यादा पित्त की प्रवृत्ति भी होती है, छोटे बच्चों में भी हो जाता है। इतना भयंकर पीड़ा करता है, पेनक्रियास सूज जाता है, और इसमें इतनी पीड़ा होती है, डायबिटीज नहीं होती, पेनक्रियास में इन्फ्लेमेशन आ गया, ये हार्ट डिजीज और तमाम आर्थराइटिस, अस्थमा, इन्फ्लेमेशन, स्किन की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, ये कोलाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन बहुत, और इसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं समझ। तो समझिए, और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को इमरजेंसी में जाके भर्ती करना पड़ जाता है, उनसे झेला नहीं जाता है, वो रो रहे होते हैं। पेन किलर लगाते हैं, और क्या? हाँ समझिए, पेन किलर देते हैं, जाते ही तुरंत हाई एंड पेन किलर देते हैं, कुछ केस में स्टेरॉइड्स दे देते हैं और बोलते हैं इससे सूजन कम हो जाएगी, नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। तो लोगों को ऐसा जो ट्रीटमेंट देते हैं तो वो समझिए उस वक्त सिम्टोमेटिकली तो उपचार कर देता है, दर्द कम हो जाता है, क्योंकि दर्द का सेंसेशन बंद हो रहा है, दर्द का कारण बंद नहीं होता। तो वो जो दर्द का कारण बंद होने के लिए स्वामी जी हमें इंटरनली उस ऑर्गन को हील करना होता है। समझिए वो वाला काम पेनक्रियाट करता है। वो जो पेनक्रियाट का काम है कि जो बीमारी का रूट कॉज है उसको हम कैसे नॉर्मलाइज करते हैं। क्या क्या इसमें तत्व है? इसके अंदर स्वामी जी कुल 7 हमारे बड़े तत्व हैं जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। एक है सरपुंखा, सौंठ, पुनर्वा, अश्वगंधा, रेवनचूनी, मूली के बीजों का पाउडर और मूली छार। तो ये जो 7
तत्व स्वामी जी ये अलग अलग तरीके से पेनक्रियास को मॉडिफाई करते हैं। सरपुंखा स्वामी जी ऐसी मेडिकेशन है जिसको हमने पाया कि वो पेनक्रियास को बहुत अच्छे तरीके से ये power देता है। सरपुंखा जीवों में खाली ऊंट को छोड़ करके बाकी ऊंट का प्रमुख आहार है ये। हमने तो ऊंट पाले हैं ना अरे वाह, इसलिए हमको पता है सरपुंखा जो है वो ऊंट बहुत चाव से खाता है, तो उसका पेनक्रियास कभी खराब नहीं होता होगा। इसलिए उसका दूध पीने से, ऊँटनी का दूध पीने से पेनक्रियास खराब भी आओ तो टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो जाता है। दैट्स व्हाट इट शोस स्वामी, दिस इज गुड। क्योंकि सरपुंखा का इस्तेमाल स्वामी जी ज़्यादा आयुर्वेद सिस्टम में उतनी ज़्यादा है नहीं, और जब हम यहाँ देखें और इसकी जब फाइंडिंग आई स्वामी जी वो बहुत ही ज़बरदस्त। इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये है समझिए कि प्राइमरी सिम्टम रहते हैं इसकी कि अचानक से बहुत ज़्यादा नोजिया होता है, उल्टी आने लगती है, बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है, और जिसको हम बोलते हैं एपीगैस्ट्रिक पेन, मतलब स्टमक के आसपास वाला बिल्कुल खिंचाव वाला दर्द आना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। तो पेट में दर्द हो रहा था पर वो टॉयलेट भाग रहे होते हैं, तो समझिए वो बहुत ही ऑकवर्ड कंडीशन होती है लोगों की, और ऐसा लगने लगता है कि अब बस परमात्मा सामने ही खड़े हैं, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा होता है उन लोगों को। तो उस एक्यूट दर्द में जो उन्हें लगता है कि पेनक्रियास की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, उस केस में स्वामी जी पेनक्रियाटिस को थोड़ा सा जज किया जाता है। इसके कुछ कारण स्वामी जी एलोपैथिक दवाइयाँ भी हैं, कुछ स्पेसिफिक एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी फंगल हैं, डायरेटिक्स हैं स्वामी जी। अगर उनका इस्तेमाल बहुत दिन तक किया जाता है तो पेनक्रियास की हेल्थ भी कंप्रोमाइज़ होती है। तो स्वामी जी एक लिस्ट है जो मैंने नीचे है लिखी हुई, जहाँ ये दिख रहे हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके ओवर इस्तेमाल से पेनक्रियास के अंदर दिक्कत आती है। तो स्वामी जी हमने इसमें क्या किया, तो इसमें स्वामी जी जो पेंकोग्रिट है उसके कंपोजिशन सामने है हमारे, इसमें स्वामी जी हमने बहुत सारे सेल लाइन ट्रायल किए। तो अभी मैं लगभग स्वामी जी 8 अलग अलग स्टडीज़ का डेटा दिखाऊंगा, और 8 स्टडीज़ में हमने अलग अलग पेनक्रियाटिक सेल्स पे किस टाइप के मार्कर्स देखे थे। तो सबसे पहले हमने चूहों के एसिनर सेल्स लिए, जहाँ से अलग अलग एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जो मैं आपको बताया था पहला वाला जो फंक्शनलिटी है। और उसके बाद हमने ह्यूमन पेनक्रियास सेल्स लिए, और ये देखा कि उनके अंदर किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं अगर हम उन सेल्स को स्ट्रेस में रखें। तो स्वामी जी इन सेल्स के अंदर हमने अलग अलग तरीके से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा किया, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करने के बाद जो रेस्पॉन्स है वो हमने देखा, और देखा कि जो सेल का रेस्पॉन्स है क्या हम पेंकोग्रिड से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। दूसरा स्वामी जी हमने देखा चूँकि ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ये सूजन है, और सूजन का जो प्राइमरी कारण है वो साइटोकाइंस हैं। साइटोकाइंस ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सूजन को एक जगह से दूसरी जगह का सिग्नल भेजते हैं। तो समझिए हमने फिर ऐसे साइटोकाइन TNF अल्फा को लिया और इन सेल्स के ऊपर डाला, और देखा कि TNF अल्फा की वजह से जो सेल्स के अंदर सूजन आ रही है, जो और तरह के इन्फ्लेमेशन है, कि हम पेंकोग्रिड से उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो समझिए इन ऐसे हाइपोथेसिस के साथ हम आगे गए, और फिर समझिए हमने काफ़ी सारे डेटा जनरेट किए, वो मैं आपको अब एक एक करके दिखाता हूँ। उससे पहले हमने स्वामी जी पहले फाइटोकेमिकल एनालिसिस किया और देखा इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड हैं, और LCMS और HPLC का इस्तेमाल करके हम देख पाए कि स्वामी जी इसके अंदर लगभग 88 अलग अलग कंपाउंड थे, और उन 88 कंपाउंड के बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो नेचर ने पैक किए हुए हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होता है। ये सिंगल कंपाउंड वाली दवाइयों से स्वास्थ्य पाना, ये अपने आप में एक बौद्धिक दिवालियापन है। कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल, उसकी एक अपनी महिमा है, लेकिन मनुष्य का जो शरीर है ना, वो एक सिंगल मॉलिक्यूल से आप उसको ठीक नहीं कर सकते। उसके अंदर जो है बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं। एक शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको आप सिंगल ड्रग से कैसे ठीक कर सकते हो। तो ये जो सिंगल ड्रग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जल्दी दुनिया से ख़त्म होने वाला है, सिंगल मॉलिक्यूल वाला। अब हमारे कितने कंपाउंड से एक ही इसमें 88 है। वो कहते हैं, एलोपैथी वाले कहते हैं जब तक सिंगल कंपाउंड नहीं होगा मेडिसिन ही नहीं मानते। मूर्ख कहीं के, बौद्धिक दिवालियापन, लिटरेट इडियट, कि जिसमें अब बोले इसमें 88 मॉलिक्यूल्स हैं, हम इसको जो है वो हम दवाई नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें सिंगल ड्रग नहीं है जी। क्योंकि समझिए जो बीमारियां हैं वो सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल के थ्रू नहीं हो रही, नहीं होती हैं। जब बीमारियों का असर अलग अलग मॉलिक्यूल पे सेल के अंदर हो रहा है और अलग अलग सेल पे अलग तरीके से हो रहा है, तो हमें समझिए उसे अलग तरीके से, जब कारण अनेक हैं तो उसके निवारण के उपाय भी उसी तरह से करने पड़ेंगे। या तो एक सिंगल पॉइंट ब्लैंक तरीका हो जो हम देख पा रहे हो तो बात समझ में आती है, पर स्वामी जी हर जगह जब आप अलग अलग पाथवे से देख रहे हैं,
इवन आप देखें स्वामी जी बीपी कंट्रोल करने के लिए सिंगल मॉलिक्यूल की तरह देखें, उन पे भी 8 या 10 टाइप के अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, वो अलग अलग तरीके से बीपी को कंट्रोल करते हैं। जब दवा एक काम नहीं करती तो हम दूसरी तरफ जाते हैं। पर अगर आप वहाँ देखें, अगर आपके पास कोई ऐसी औषधि है जो उन सबको एक साथ हिट कर रही है, तो समझिए उसका प्रभाव अच्छा आएगा ही आएगा। ठीक बात। तो इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा है कि हम जब फोकस कर रहे हैं मल्टीपल टारगेट को, मल्टीपल सेल को, तो इफेक्ट थोड़े से बेटर आते हैं और कम डोज पे अच्छा लाभ बहुत मिल बड़ी जाता है। फिलोसॉफिकल डिबेट है जो आपको बता रहे हैं। चलो आगे। तो समझिए जब हमने इसकी जब केमिस्ट्री देखा और उसके बाद देखा इसमें इतने अच्छे कंपाउंड हैं, तो समझ ये आप देखेंगे जो फर्स्ट डेटा है ये चूहों के पेनक्रियाटिक सेल्स के ऊपर हम देख रहे हैं। अच्छा। जहाँ हमने देखा समझिए कि ये जो ड्रग चूहों है, में इंड्यूस किया आपने? हाँ, तो चूहों के सेल्स को आइसोलेट किया और उनके ऊपर देखा कि किस टाइप के फिनोटाइप हैं। और चूंकि स्वामी जी ये हमारी नई औषधि थी, हमें पता नहीं था इसकी सेफ्टी कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये सेल्स को मारना शुरू कर दे। वो हर बार हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार स्वामी सबसे पहले हमने वही किया। हमने सबसे पहले इनकी सेफ्टी दिखाई कि इन सेल्स के अंदर लगभग 100 माइक्रोग्राम पर ml तक जब हमने पेंकोग्रिड दिया, तो स्वामी जी कोई भी एक भी सिंगल सेल नहीं मर रही थी। जो कितने डोज तक गए ये स्वामी जी? हम जिस डोज पर दिखा रहे डेटा उसका लगभग ये 6 गुना ज़्यादा तक था। तो 6 गुना तक स्वामी जी हम गए और उसमें कोई सेल डेथ नहीं दिखी थी और बड़ा अच्छा दिख रहा था कि सेल्स इसको अच्छे से हम जो आपको दवाइयाँ देते हैं इसके 5 गुना, 10 गुना और 28 गुना तक हम डोज एनिमल्स को दे करके एनिमल ट्रायल करते हैं, जिससे कि आपको दवा की सेफ्टी कि आपको जो डोज दी जा रही है वो सेफ है कि नहीं है, उसके कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, इसके लिए ये बात की कर हाँ समझिए। तो जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं जहाँ सेल वायबिलिटी है, जो आप देखेंगे कि ये नॉर्मल सेल्स हैं जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये सबसे हाई डोज है स्वामी जी। एक भी सेल में कैसा भी हमें साइड इफेक्ट, कोई भी डेथ नहीं पाई गई। तो दैट मीन कि अब तक इस कंसंट्रेशन तक पेंकोग्रिड सेफ है। फिर स्वामी जी हमने इन सेल्स के ऊपर अलग अलग टाइप के इंडक्शंस दिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दिया। उसकी वजह से देखा कि जब स्ट्रेस बढ़ती है, जब हम उनको डैमेज करना शुरू करते हैं, तो इनके अंदर स्वामी जी 2 अलग अलग टाइप के एंजाइम का लेवल बढ़ जाता है। एक तो है एमाइलेज, दूसरा है लाइपेज। ये दोनों स्वामी जी हम क्लिनिकली भी नापते हैं। जो आजकल फुल बॉडी चेकअप होता है लोगों का, उसके अंदर ये दोनों लेवल भी आते हैं कि एमाइलेज कितना है और लाइपेज कितना है। और ये प्राइमरी डायग्नोस्टिक मार्कर हैं कि अगर किसी सज्जन के सीरम के अंदर अगर एमाइलेज और लाइपेज का लेवल ज़्यादा है तो हो सकता है पेनक्रियास कंप्रोमाइज़ हो रहा हो। तो उस केस में समझिए हमने यहाँ देखा कि जैसे ही हमने एमाइलेज और लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ाई, उसके बाद जब हमको पेंकोग्रिड दिया, तो समझिए अब ये देखिए ये डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी पेंकोग्रिड ने उसको नॉर्मलाइज किया। और ये स्वामी जी हमारा पहला ऐसा फाइंडिंग था जिसने हमें ऐसी फीलिंग और ट्रस्ट और बिलीव दिया कि हमारी हर्बल मेडिसिन इसको अब आराम से कंट्रोल कर सकती है। तो उसके बाद स्वामी जी हमने बहुत सारे और भी ऐसे काम किए, पर ये पहली फाइंडिंग थी जिसने बताया कि पेंकोग्रिड के इस्तेमाल करने से हम पेनक्रियास के अंदर जो सेल के डैमेज हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रही है, उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। उसके बाद स्वामी जी फिर हमने काम किया ह्यूमन सेल्स के अंदर, और ह्यूमन सेल के अंदर जो पेनक्रियाटिक डक्ट सेल्स हैं, जो दूसरे टाइप के सेल्स हैं मैं जिनके बारे में बात कर रहा था, जिनमें इन्फ्लेमेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर स्वामी जी हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा किया और देखा जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो एक टाइप के मार्कर होते हैं जिनकी वजह से सेल रेस्पॉन्ड करते हैं, जब उनका लेवल बढ़ जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है बड़ी वाली, ये आप देख रहे हैं कितना सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, इसको स्वामी जी पेंकोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से बिल्कुल नेक्स्ट टू नॉर्मल ला दिया। जो बड़ा वाला लेवल था स्वामी जी लगभग वैसा हो गया जैसा कि नॉर्मल होना चाहिए था। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल होता है, और वो हम स्वामी जी आगे देख रहे हैं। इसमें स्वामी जी हमने क्या किया, इसमें हमने थोड़े से डिटेल एक्सपेरिमेंट किए। इसमें हमने TNF अल्फा का इस्तेमाल करके 2 बड़े बड़े और साइटोकाइन IL-6 और IL-8 का लेवल देखा, और देखा जब TNF अल्फा की वजह से IL-6 का लेवल बढ़ गया था तो क्या हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इस केस में हमने देखा स्वामी जी कि पेंकोग्रिड ने इसको भी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज किया था, IL-8 का लेवल भी नॉर्मलाइज किया था, और उसके साथ साथ NF-kappa B जो स्वामी जी इनका मास्टर रेगुलेटर है। जितने साइटोकाइंस हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, और उनका बनाने का जो कारखाना है उसकी चाबी स्वामी जी NF-kappa B है। तो वो जो चाबी है, अगर हम उस चाबी का लेवल भी मॉडिफाई कर पाते हैं तो हम साइटोकाइन रेस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो समझिए हमने देखा कि NF-kappa B का लेवल भी पेंकोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कम किया था। और उसके बाद जब देखा कि ये तो हम देख रहे थे प्रोटीन लेवल पे, पर क्या ऐसा जेनेटिक लेवल पे अभी हो रहा नहीं हो रहा।
क्योंकि इनके भी अपने अपने जीन्स हैं जो इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमने स्वामी जी इनका RT-PCR किया और नापा कि इनका जीन एक्सप्रेशन है, जीन के लेवल पे भी क्या पेंकोग्रिड का इफेक्ट है। और स्वामी जी ये बताती हूँ, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि पेंकोग्रिड ने IL-6, IL-1 बीटा, ICAM और STAT3 इन चारों बड़े बड़े मार्कर का जीन के लेवल पे भी मॉडिफाई किया और जेनेटिकली जो जीन एक्सप्रेशन बढ़ते दिख रहे थे एक बीमारी की वजह से स्वामी जी वो भी सब नॉर्मलाइज हुए थे। और इसके बाद स्वामी जी ये दो बड़ी फाइंडिंग हैं जहां हम ये देख रहे हैं कि सिग्नलिंग जो हमारे सेल के अंदर है, जैसे आजकल हम बात करते हैं सिग्नलिंग की जो समाज के तौर पे काफ़ी सारी है, सेल के अंदर भी स्वामी जी बड़ा अच्छे से सेलुलर सिग्नलिंग होती है। एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर दूसरे को एक सिग्नल देता है कि मैं हेल्थ की किस स्टेट पे हूँ। और अगर हम देखें स्वामी जी, अभी जब मैं वापस आ रहा था वेल्लोर से, तो रास्ते में काफ़ी सारे विचार चल रहे थे और इसमें एक ये था कि हम बात करते हैं आजकल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ की, कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें। और मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको बोलते हैं जस्ट इन टाइम प्रैक्टिस या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। स्वामी जी वैसा सब कुछ हमारे सेल के अंदर हो रहा होता है। जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि जो चीज़ जब चाहिए बनाने के लिए वो तुरंत उपलब्ध हो जाए। उससे क्या होता है कि स्वामी जी अच्छा एफिकेसी आता है और काम की क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। हमारे शरीर में भी ऐसे ही है स्वामी जी, हर एक सेल के अंदर जिस वक्त जो चीज़ चाहिए होती है वो सेल बनाकर तैयार रखता है। तो कुछ केसेस में जो चीज़ चाहिए होती है उसके एक स्टेप पहले का सामान बना के रखते हैं और उसके बाद जब ज़रूरत हो तो उसको एक टैग करके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसको समझिए कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो नॉर्मली नॉन फंक्शन कंडीशन में रहते हैं, जब सेल को चाहिए होता है तो उसके ऊपर स्वामी जी एक फास्फोरस का टैग लगाते हैं, उसको उस पर एक फॉस्फेट लगाते हैं और उसकी वजह से वो एक्टिव प्रोटीन तैयार हो जाता है। तो स्वामी जी हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो फॉस्फोरिलेशन की एक्टिविटी है जो इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़रूरी है, क्या हम उसको पेंकोग्रिड से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्वामी जी हमने देखा कि एक ऐसा प्रोटीन जिसको बोलते हैं JAK2 जो एक बड़ा मार्कर है इन्फ्लेमेशन का, उसका फॉस्फोराइलेशन क्या हम पेंकोग्रिड से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये स्वामी जी एक ऐसा पाथ था जिस पर अभी तक हम लोग नहीं चले थे और पेनक्रियास के केस में ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो स्वामी जी हमने देखा कि जब हमने TNF अल्फा से सेल्स को ट्रीट किया तो उसके अंदर JAK2 का फॉस्फोरिलेशन बढ़ गया था जो रिपोर्टेड है, पर जब हमने स्वामी जी उसको पेंकोग्रिड दिया तो स्वामी जी वो फॉस्फोरिलेशन डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज हो गया था। और ये स्वामी जी एक बहुत बड़ी बात थी जहाँ हमको ये कन्वेंशन आया था कि हम फॉस्फोरिलेशन जैसे इवेंट को भी एक हर्बल मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और मज़ेदार बात इसमें क्या थी स्वामी जी कि जो नॉन फॉस्फोरेटेड फॉर्म थी, जो नेचुरली फॉर्म है स्वामी जी, उस पर कोई चेंज नहीं आया था। तो जो नॉर्मल था वो नॉर्मल बना रहा, उसका फॉस्फोरेटेड फॉर्म जो हो गया था वो स्वामी जी बढ़ के वापस नॉर्मल हो गया था। ये बहुत गहरे तत्व हैं चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान के, जो टर्मिनोलॉजी और जिन सिद्धांतों की, जिस फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं अभी डॉक्टर अनुराग जी। हाँ स्वामी जी, क्योंकि ये एक तरीके से हम जब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की कि दवा काम कैसे कर रही है, ये स्वामी जी ये हम वहाँ पहुँचे हुए हैं कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे ये बता रहे हैं कि एक पेनक्रियाटिक सेल के अंदर एक जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन स्टेज तो बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, हम उस लेवल तक पहुँच के हर्बल मेडिसिन के द्वारा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये स्वामी जी एक बड़ी बात है क्योंकि ऐसा आप जनरली स्वामी जी देखते हैं एलोपैथिक सिस्टम में, वहाँ जो सिंगल मॉलिक्यूल वाली बात है वह हमेशा मोड ऑफ एक्शन में यहाँ तक बताया जाता है कि ये दवा इस प्रोटीन के फॉस्फोरिलेशन को इस डोज पे मॉडिफाई करेगी। हम स्वामी जी आयुर्वेद में फर्स्ट टाइम ऐसी एविडेंस रख रहे हैं और जो बता रहे हैं कि हमारी औषधियाँ वैसा ही काम करती हैं और सेफ तरीके से काम करती हैं। स्वामी जो सिंथेटिक दवाइयाँ करती हैं उनके दुष्प्रभाव, उनके एडवर्स इफेक्ट और उनका उपद्रव बहुत है और उनका तात्कालिक प्रभाव दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। ये आपके पूरे तंत्र को, सिस्टम को, वो सिम्टोमेटिक है, ये सिस्टमिक है जी, सिस्टमिक है स्वामी। और स्वामी होलसम है और एक्सेप्टेबिलिटी के साथ है। आप जो शब्द कहते हैं कि हम नेचर से ही बने हैं, हमारी दवाइयाँ नेचुरल हैं, तो हमारी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है। तो स्वामी जी ये बायो कंपैटिबल ड्रग्स हैं जो अच्छे से हमारे शरीर को
यूज़ हो जाते हैं, शरीर इनको पहचान के इनको अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है। तो समझिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं क्विकली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बैंड है, जो ब्लैक कलर का बैंड यहाँ है, ये नॉर्मल लेवल ऑफ फॉस्फोजेक्टिव है। और जब हम TNF अल्फा देते हैं तो ये बढ़ के थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जब इनको हम देते हैं पेंकोग्रेड तो ये डोज डिपेंडेंट तरीके से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और जब हम इसको क्वान्टिफाई करते हैं तो समझिए यहाँ दिखाई देता है बड़ा अच्छे से कि ये बढ़ा हुआ लेवल है फॉस्फोजेक्टिव का, और जो पेंकोग्रेड डोज डिपेंडेंट तरीके से बिल्कुल नॉर्मलाइज कर देता है। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी। इसके बाद हमने देखा स्वामी जी एक और ऐसा ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसका नाम है STAT3, उसका फॉस्फोरिलेशन भी होता है, और उस बढ़े हुए फॉस्फोरिलेटेड STAT3 के लेवल को भी स्वामी जी पेंकोग्रेड डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज करता है। तो स्वामी जी दो बड़े की पॉइंट जिनको चेक पॉइंट बोलते हैं इन्फ्लेमेशन का, जहाँ से पूरी ये पाथवे शुरू होते हैं। एक तरीके से स्वामी जी हम ये समझें, ये इन्फ्लेमेशन पाथवे के चौराहे हैं जहाँ से अलग अलग रास्ते कटते हैं। तो उस चौराहे पर जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उसको समझिए हम पेंकोग्रेड के इस्तेमाल से नॉर्मलाइज कर पाए, और ये दिखा पाए कि पेंकोग्रेड इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन के लेवल को मॉडिफाई करता है, और उनके फॉस्फोराइलेशन स्टेज को भी नॉर्मलाइज करता है। तो ये समझिए चार बड़ी बड़ी फाइंडिंग, और ये दिखाया कि पेंक्रियाटिस के अब ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट बेनिफिट के लिए एक हर्बल मेडिसिन एग्जिस्ट करती है, और जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, और जिसका डेटा स्वामी जी बहुत रोबस्ट है, और ऐसा डेटा है जो हमें ये कन्विंस कर रहा है कि अब हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं।